तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू एनालिसिस 5 मई के लिए। आज अपने पास कुछ 5 और 6 टॉपिक्स रहेंगे, राइट। सो अपने फर्स्ट पेज पे अपने पास एक पिक्चर थी बहुत अच्छी। बाउड बाय समर शावर्स, ट्राइबल फार्मर्स शोइंग जिंजर एट मनगुड़ा विलेज नियर द अरुक्का वैली 130 किलोमीटर फ्रॉम विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश ऑन थर्सडे, राइट। तो इस पिक्चर से अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इस पिक्चर से अपने लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अरुक्का वैली कहाँ है। ठीक है, अरुक्का वैली है आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में। लेकिन ऐसी वैलीज और भी हैं क्या? हाँ, तो है बिल्कुल, इतनी सारी वैलीज हैं। तो अब हमारे को किसे याद करना है? हमारे को इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपीएससी काफी बार वैली से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग में कि ये वैली कहाँ पे हो सकती है। लाइक स्पीति वैली हो गया, लाइक लाहौल वैली हो गया, लाइक काफी चुम्बी वैली, ये सारी की सारी चीज यूपीएससी पूछ लेती है। तो आपको एक बार ध्यान होना चाहिए, इसलिए मैंने सारे के सारे टॉपिक्स एक जगह लिया है। तो फर्स्ट अरुक्का वैली है आंध्र प्रदेश, वारक्का वैली है असम, चुम्बी वैली का है तिब्बत चाइना और सिक्किम के इंटरसेक्शन पे है, दून वैली लोअर हिमालयास पे है, जजुका वैली नागालैंड में है, जोहर वैली उत्तराखंड, कम्बम वैली तमिलनाडु, कंगरा वैली हिमाचल प्रदेश, न्यूर वैली दार्जिलिंग, नुब्रा वैली लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, पत्रुत वैली झारखंड, पंगा वैली हिमाचल प्रदेश, पिन वैली हिमाचल प्रदेश, साइलेंट वैली केरला, वैली ऑफ फ्लावर्स वेस्ट हिमालयास। ठीक है, वेस्ट ऑफ हिमालयास मतलब उत्तराखंड में वहां पे। ठीक है, जास्कर वैली लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर, जोजा वैली जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। चलते हैं अपने अपन नेक्स्ट आर्टिकल पे। ठीक है, मैनी किल्ड इन राइट्स इन मणिपुर, गवर्नमेंट इशूज शूट एट साइट ऑर्डर। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है ये अपन ने 2 मई को भी डिस्कस करा था मैतेई कम्युनिटी के बारे में कि मैतेई कम्युनिटी एक शेड्यूल कास्ट है, उनको क्या दिया जा रहा है, उनको स्टेटस दिया जा रहा था। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे काफी सारी चीजें ऑब्जेक्शंस उठे हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं मैतेई कम्युनिटी के बारे में कि मैतेई कम्युनिटी कौन होती है। ठीक है, सो मैतेई ऑल्सो स्प्लिट एज मेती और मेथेई, ऑल्सो कॉल्ड मणिपुरी डोमिनेंट पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दे आर प्रेडोमिनेटली वेस्टर्नाइट हिंदूज। तो अगर आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाए यूपीएससी में कि मैतेई कम्युनिटी कौन है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो हिंदूज है, या इससे डायरेक्टली ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि वो हिंदूज है या समथिंग, लेकिन आपको स्टेटमेंट में बोल देंगे कि मैतीज और वेस्टर्नाइट हिंदूज। तो आप राइट है या रॉन्ग आप उसको बता पाएंगे। ठीक है, सो दे आर डिवाइडेड इनटू क्लैंस, द मेंबर्स व्हिच डू नॉट इंटरमैरी, मतलब वो क्लैंस में डिवाइड होते हैं लेकिन उनके जो मेंबर्स होते हैं वो उससे मैरी नहीं करते हैं, मतलब उनके क्लैंस के अंदर मैरी नहीं करते हैं, बाहर मैरी करते हैं, राइट। राइस कल्टीवेशन और इरिगेटेड फील्ड इज द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी। तो राइस कल्टीवेशन उनका एक मेन कल्टीवेशन का फील्ड है। फील्ड हॉकी, बोट रेसेस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस एंड डांसिंग वेल नोन थ्रू आउट इंडिया एज द मणिपुरी स्टाइल एज अदर पास टाइम्स। ठीक है, तो मणिपुरी में वैसे भी यूपीएससी को काफी इंटरेस्ट रहता है, वो हर साल एक ना एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में मणिपुर से पूछता ही है। इसलिए मैं आपको अभी 2 मई को भी आर्टिकल आया और वापस आर्टिकल आया, तो मणिपुर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। सो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। आप जरूर इसको ध्यान करके जाइएगा, मणिपुर के बारे में एक बार और देख के जाइएगा कि कम्युनिटीज कौन सी हैं वहाँ पे। अभी मैतेई कम्युनिटी न्यूज में, लेकिन ऐसी काफी कम्युनिटीज होंगी जो भी अलग अलग जगह पे न्यूज में होंगी, राइट, जो आज अपने पेपर में नहीं आई लेकिन पूरे साल में आई होगी। तो आपको प्रीलिम्स के लिए वो ध्यान रख के जाना होगा। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है एससीओ मिनिस्टर्स मीट टुडे टू डिस्कस इकोनॉमिक टाइज। एससीओ मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक टाइज डिस्कस करने के लिए उन्होंने मीटिंग रखी है एक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि एससीओ क्या होता है। So SCO is a permanent intergovernmental international organization. It is a Eurasian political and economic and military organization aiming to maintain peace, security and stability in the region. तो आप ये अगर यूपीसी ये बोल दे कि इट इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बिल्कुल इसको सही मार्क करके आएंगे, राइट। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कब क्रिएट की गई थी। इट वाज क्रिएटेड इन 2001। द एससीओ चार्टर वाज साइंड इन 2002 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स। ये आपको इतना इंपॉर्टेंट ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कब क्रिएट की गई थी, इसका पर्पस क्या है, इंटरगवर्नमेंटल है या एनजीओ है या परमानेंट रहती है या टेम्पररी है, राइट। इट इज अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट व्हिच आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड द प्रिंसिपल्स एज वेल एज स्ट्रक्चर्स एंड कोर एक्टिविटीज। The SCO official language are Russian and the Chinese. What are the recent developments? Recent developments क्या रहे हैं?
In the SCO summit to be held in September 2022 in Uzbekistan, Varanasi has been selected as the SCO region first tourism and the culture capital for 2022 and 23. India will host the SCO summit next year in 2023. तो सिंपल सा एक बेसिक सा पॉइंट था कि हाँ इसकी थीम ये है, ये अपने एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, CDS और ये सब में पूछी जाती है, राइट। लेकिन आपको SCO के बारे में और क्या पता होना चाहिए, इसका आपको चैलेंजेस पता होना चाहिए कि ये बनाया क्यों गया, चले आपको ये तो पता पड़ गया, ठीक है। एक ये यूरेशियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये सारी चीज़ों में काम करती है, जैसे कि पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी लाने में रीजन में। लेकिन ठीक है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाता है, तो अगर अपन GS2 का पेपर देखें अपने मेंस का, GS2 का पेपर देखें अपने मेंस का, तो उसमें अपने को लिखा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो वहाँ जाके अगर आप पढ़े तो वहाँ पे इश्यूज और चैलेंजेस आपको ध्यान रखने चाहिए SEO से रिलेटेड, राइट। सो SEO से रिलेटेड चैलेंजेस और कैसा हो सकते हैं, अपन ने अबाउट तो पढ़ लिया, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए अपन ने कि हाँ ये सारी चीज़ें होती है। तो SC का सेक्रेटेरिएट है क्या, तो SC का SEO का सेक्रेटेरिएट है कहाँ पे है, बीजिंग में है। क्या कराता है वो, कोई भी इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट चाहिए होता है तो वो SEO प्रोवाइड कराता है, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है सर, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाएगा क्या, तो अपन ने जब थोड़े दिन पहले ही SEO के बारे में डिस्कस किया था तो अपन ने ये बताया था, मैंने आपको डिस्कस किया था कि रेट्स क्या होता है। रेट्स टेररिज्म से रिलेटेड SEO न्यूज में था क्योंकि टेररिज्म पे बातें चल रही थी, राइट। तो SEO के स्ट्रक्चर में एक रेट्स ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका फुल फॉर्म होती है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, राइट। तो ये भी इनके स्ट्रक्चर में है जो कि सारी टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज पे डील करता है, राइट। टेररिस्ट, आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जरूर मेरी बातों को जरूर सुनते रहिएगा जिससे आपको इजीली सारी चीजें समझ आएंगी, राइट। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ अंडर एम्बिट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या हुआ है, अब मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अंदर आने लग गए हैं। तो अपन देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज reconciling or discussing the identity of illegally obtained proceeds so that they appear to have originated from legitimate source. It is a frequently component of other much more serious crimes such as drug trafficking, robbery or extortion. So मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, जब भी आप किसी की, जैसे आपका कोई नोट है, लॉन्ड्रिंग तो मतलब मोस्टली अपने कपड़े धोने को जैसे अपन साफ करते हैं वैसे ही होता है। मनी लॉन्ड्रिंग माने जहाँ पे आपने अपने जो ब्लैक मनी माने कि जो आपने इलीगली पैसा कमाया उसको आपने ऐसे प्रोसेस के थ्रू निकाला कि वो बिल्कुल वाइट होके निकला है, राइट। तो ये कैसे होता है सर, फिर ये बताइए आप। अगर ये होता ही है और अगर अपने इतना हार्मफुल हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, राइट। सबसे पहले अपन स्टैट्स देख लेते हैं कि अपने पूरे वर्ल्ड GDP पे कितना इसका इफेक्ट पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग इज एस्टिमेटेड बिटवीन 2 to 5% ऑफ वर्ल्ड GDP। तो आप ये सोच सकते हैं कि वर्ल्ड GDP में कितना कंट्रीब्यूशन सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ही हो रहा है, कि मनी लॉन्ड्रिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। ठीक है, दोस्तों अपन देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वर्क कैसे होती है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग वर्क करने के 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है प्लेसमेंट, ठीक है, सबसे होता है प्लेसमेंट, ठीक है। फिर होती है लेयरिंग, फिर होता है इंटीग्रेशन। तो ये कैसे होती है सारी चीजें, ये बताइए सर फिर। हाँ, तो ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है प्लेसमेंट में, क्या हुआ, आपके पास सबसे पहले इलीगल पैसा था, राइट। इलीगल पैसे के बाद आपने वो जो भी आपका बल्क कैश था उसको आपने कहीं प्लेस किया। प्लेस कहाँ किया सर, प्लेस आपने किया जैसे कि बैंक अकाउंट्स में अलग अलग तरीके से प्लेस किया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट डोनेशन के फॉर्म में किया, राइट। किसी भी करके आपने उसको बैंक स्ट्रक्चर में लाया धीरे धीरे करके, राइट। अब आपने क्या किया, उसको प्लेसमेंट करके आप उसकी करेंगे लेयरिंग, ठीक है। तो लेयरिंग में क्या करोगे, आप उसको जो भी आपका अमाउंट था, इतना बल्क कैश था, उसको आप डाल दोगे छोटे छोटे अमाउंट, छोटे छोटे अकाउंट में, राइट। तो आपका ये हो गया लेयरिंग, आपने सारी लेयर बना दी, एक ही अमाउंट की काफी सारी लेयर बना दी, राइट। उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर आपको दूसरे देश में अमाउंट निकालना है तो आप वही अकाउंट से छोटे छोटे अमाउंट में पैसा निकाल के एक जगह कलेक्ट कर लोगे, उसको आप कोई बिग प्रोजेक्ट्स और ये सब में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड
अलग से ही लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी लेक्चर बना दूंगा, राइट। सो मनी लॉन्ड्रिंग किस किस फॉर्म्स में हो सकती है? मनी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है अपनी बल्क कैश स्मगलिंग में, ठीक है। शेल कंपनीज बना सकते हैं अपन। शेल कंपनीज माने कि मोस्टली जो पेपर्स पे होती है लेकिन फील्ड पे नहीं होती मोस्टली, ठीक है। गैम्बलिंग से हो सकती है, ब्लैक सैलरीज, ठीक है, टैक्स एमनिस्टीज और ये सबसे। तो ये सबसे काफी तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग होती है जो अपन शायद अपने लेक्चर में डिस्कस करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज अपन न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर अपन इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो, एक सेकंड में आप लोग के लिए पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब अगर इनके अपन इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या होता है, सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर की जो लेजिटिमेसी है उसमें हार्म पहुंचता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट को अंडरमाइन किया जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसी में थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाता है क्योंकि काफी सारा पैसा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। रेवेन्यू का लॉस होता है गवर्नमेंट को, मतलब टैक्स इवेड हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो और क्या होता है, इकोनॉमिक प्राइसेस मतलब कि आपकी जो भी इन्फ्लेशन और ये सब इंक्रीज होते हैं, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, सोशल इम्पैक्ट ये होगा कि क्रिमिनल केसेस बढ़ेंगे, ठीक है। इलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्या बोलते हैं, जिनके पास पैसा है वो ज्यादा पैसा देके अपनी तरफ सारे रिसोर्सेज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो मोराल्स हैं लोगों की वो धीरे धीरे डाउनफॉल में आते हैं क्योंकि सब पैसे के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होंगे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये होगा कि सरकार में स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी कितना ही पैसा देके किसको भी कभी भी हटवा सकेगा। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, क्राइम्स पॉलिटिक्स में बढ़ेंगे, राइट। तो अपन देखते हैं कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रिवेंट करने के लिए। सो गवर्नमेंट के द्वारा PMLA 2012 एक्ट लाया गया, ठीक है। जिसमें गवर्नमेंट ने काफी सारे चीजें फाइन्स लगाए, काफी सारे अमेंडमेंट्स करके काफी सारे लॉस बनाए, ठीक है। सो और क्या हो सकता है, इंडिया FATF का मेंबर है। FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वो क्या करती है, वो डायरेक्टली वर्ल्ड लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीजों से डील करती है, राइट। उसके बाद इंडिया वियना कन्वेंशन का मेंबर है। वियना कन्वेंशन का मेंबर होने से क्या होता है, वियना कन्वेंशन का अगर अपन मेंबर होते हैं तो अपन जब भी कोई इलीगल ट्रेड या समथिंग कुछ होता है ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, तो अपन उनके अगेंस्ट अपनी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि अपन उनके अगेंस्ट फाइल करें, एक्शन करें, क्योंकि अपन ने इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन कर रखा है, राइट। तो काफी सारी चीजें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए, आपको इसके इम्पैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए जो गवर्नमेंट ने लिए, ठीक है। आपको वे फॉरवर्ड्स पता होनी चाहिए। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है बाउंसी चेक्स सर्विस सेक्टर रेजिलियंस में बी टेस्टेड एज ग्लोबल डिमांड कूल्स। सो क्या बोलना चाह रहा है, सर्विस सेक्टर की जो रेजिलियंस चेक की जाएगी जबकि ग्लोबल डिमांड ठंडी हो जाएगी। तो अपन, ठीक है, ये अपना आर्टिकल है। मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि आपको आर्टिकल से सिर्फ कुछ चीजें लेनी है, लेकिन आपको मेन क्या रहेगा, आपकी मेन चीज ये रहेगी कि आप सर्विस सेक्टर के बारे में कितना जानते हैं। जबकि आप UPSC में अगर एक क्वेश्चन आ जाए सर्विस सेक्टर से रिलेटेड तो आपको उसका इंट्रोडक्शन पता हो, आपको उसकी बॉडी में थोड़ा सा पता हो कि हाँ मुझे इम्पैक्ट लिखना है, हाँ मुझे थोड़ा सा एडवांटेज लिखने हैं, हाँ मुझे थोड़े डिसएडवांटेज लिखने हैं, या मुझे क्या क्या लिखना है उसके अंदर, आपको थोड़ा सा वे फॉरवर्ड पता हो। तो मैं आपको उसी फॉर्म में लाके अपना A to D डिस्कस करता हूँ कि जब भी आप उसको आंसर आउट करने की कोशिश करें तो आप इजिली उसको आंसर कर सके, राइट। सर्विस सेक्टर से रिलेटेड अपने मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या पूछे जा भी चुके हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि सर्विस सेक्टर क्या है। सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया एंड द हाईएस्ट लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इंडिया सर्विस सेक्टर्स कवर्स a wide variety of activities such as trade, hotel, restaurant, transport, storage, communication, financing, इंश्योरेंस, रियल स्टेट, बिजनेस सर्विसेज, कम्युनिटी। ये सारी की सारी चीजें क्या आती है, इंडिया का सर्विस सेक्टर को कवर करती है, राइट।
ठीक है, तो इंडिया का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस क्या है सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्ट्स में या इंपोर्ट्स में? तो 2020 में ही या 21 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्विस सेक्टर इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट किया जाता है। सबसे ज्यादा सर्विसेज इंडिया एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इंडिया अमंग द टॉप ट्रेडिंग कंट्रीज इन कमर्शियल सर्विसेज इन 2000 अकाउंटेड फॉर 3.5% ऑफ द वर्ल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट। तो आप ही सोचिए कि सिर्फ एक ही कंट्री 3 to 4% अपने यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रही है वर्ल्ड जीडीपी में। सर्विस शेयर ऑफ द सर्विस अकाउंटेड फॉर 54% ऑफ द टोटल जीबी इन द फाइनेंशियल ईयर 21। तो आप ये देख सकते हैं कि अपने सर्विस सेक्टर से अपने पास कितना कंट्रीब्यूशन आता है, राइट, जीबी में। मतलब लाइक आपने 2021 में 54% कमाई तो अपनी इसमें से ही हुई है, राइट। लेकिन अगर अपन और देखें कि सर्विस सेक्टर अपने लिए और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है या इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं अपने पास, राइट। तो ये तो अपन ने सिर्फ एक वो देखा कि सर्विस सेक्टर तो ओपनली कैसा है, लेकिन सर्विस सेक्टर को काफी अपन ने पार्ट्स में डिवाइड भी किया है। इधर अपन ने देखा कि अपन इसको काफी डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टूरिज्म सेक्टर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में काफी मदद कर सकता है, राइट। जैसे काफी इकोनॉमीज है जो कि सिर्फ इकोनॉमिक्स टूरिज्म सेक्टर पे ही डिपेंड करती है, लाइक जैसे हो गई पोर्ट्स, शिपिंग, ये जो सारी सर्विसेज है ये भी अपन को ग्रो करने में काफी मदद कर सकती हैं। इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम्स है, ये सारी की सारी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट देती है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अपन चलते हैं अपने चैलेंजेस पे कि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज लो लग रही होगी, मेरी तबीयत थोड़ी सी वीक है, ठीक है। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल परसों तक अपने आप ठीक हो जाएगी। चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट चैलेंजेस पे। तो सबसे पहले पेंडेमिक का बहुत इफेक्ट आया है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद जा क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन बहुत हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज प्रॉपर नहीं है अभी तक इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद काफ़ी चीज़ें अपने को मार्केट एक्सेस करने में प्रॉब्लम आती है सर्विस सेक्टर्स में, तो मार्केट एक्सेस प्रॉपर नहीं है अभी तक, राइट। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स क्या लिए हैं, गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी है। एक सेकंड में आपका पेज क्लियर कर लेता हूँ पहले। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। लेकिन आप बोलोगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होता क्या है, तो बताओ। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स माने कि जब भी गवर्नमेंट पूरे स्ट्रक्चर में चेंज लाने की कोशिश करे, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ पॉलिसी लाए या समथिंग लाए, पूरे स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश करे। पीएलआई स्कीम लाई गवर्नमेंट, राइट। पीएलआई स्कीम भी एक पीएलआई स्कीम क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव स्कीम। मतलब जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप सर्विसेज को इम्प्रूव करते जाओगे, वैसे वैसे आपको ग्रांट मिलती जाएगी, राइट, या आपको इनिशिएटिव्स मिलते जाएंगे। तो ये था कुछ अपने सर्विस सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये अपने GS3 का टॉपिक होता है, वहाँ सर्विस सेक्टर डायरेक्टली लिखा गया है। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप एडोल पढ़ें तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप उसको कौन से टॉपिक से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने GS के मेंस के सिलेबस से। अगर आप वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में, क्योंकि सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं होता कि अपन को इस टॉपिक को कनेक्ट क्या करना है, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। सो अपना लास्ट आर्टिकल क्या कहता है, अपना लास्ट आर्टिकल कहता है अपने पास इससे रिलेटेड 2 एडिटोरियल्स थे, ठीक है। 2 एडिटोरियल्स नहीं, एक एडिटोरियल और एक शॉर्ट न्यूज थी। डू सीसीटीवी कैमरास प्रोटेक्ट अस और इन्वेड आवर प्राइवेसी, ठीक है। तो सीसीटीवी कैमरास अपने अपने को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब अपने को मदद करते हैं या अपने की प्राइवेसी को हटाते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। डू मोर सीसीटीवी हेल्प रिड्यूस क्राइम, as SCAG audit of 2018-19 stated that only 55.68% while working in Delhi. Do you think that cameras still help the police to identify suspects? तो CAG के ऑडिट के हिसाब से सिर्फ 50 से 70% ही वर्क कर रहे थे कैमरास, तो ये अपने को रियली हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं। डू यू थिंक दैट द प्रोज ऑफ सीसीटीवी फेशियल रिकॉग्निशन आउटवेट प्राइवेसी कंसर्न्स? मतलब अपन ये देख रहे हैं कि आजकल जो कैमरास आ रहे हैं वो अगर अपन पब्लिक में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, प्राइवेसी कंसर्न्स ये हो रहे हैं कि आप किसी का फेशियल रिकॉग्निशन कहीं से भी कर सकते हैं। ये एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से बुरा भी है, राइट। लेकिन अगर आपको किसी को पकड़ना है या परेशान करना है तो आप उसको कहीं पे भी ढूंढ के परेशान कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप किसी को चोर को ही पकड़ना है तो आप उसी कैमरा का यूज कर सकते हैं किसी को पकड़ने के लिए। हाउ इज सर्वेलेंस इंटीग्रेटेड इनटू द लीगल फ्रेमवर्क, ये देखना है, ठीक है। Do you think the laws is indirectly promoting misuse? Can the government access CCTV footage? Why there is a legal वैक्यूम इवन आफ्टर सीसीटीवी हैव इंट्रोड्यूस टू द पब्लिक? अभी तक लीगल वैक्यूम क्यों है अगर इसको पब्लिक में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, राइट? तो अपन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो अपने को इसमें पढ़नी रहेगी। फिर दोस्तों तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपने पास अगर अपन अबाउट में देखें तो मैंने आपके लिए क्या लिख रखा है, अंडरलाइंग वैल्यूज राइट टू प्राइवेसी सून एज प्रोसेसिंग। मतलब कुछ वैल्यूज हैं जो राइट टू प्राइवेसी को प्रोसेस करनी चाहिए, जैसे अंडरलाइंग वैल्यू है, इनहेरेंट वैल्यू है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। ये आपको कुछ लिखना नहीं है, इसे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इनहेरेंट वैल्यू क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन बेसिक डिग्निटी। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या है? इट फर्दर्स अ पर्सन एबिलिटी टू लिव फ्री ऑफ लाइफ ऑफ इंटरफेरेंस। फॉर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी क्या हो सकती हैं? अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि प्राइवेसी इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 टेक्स सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स। इट इंक्लूड्स अ राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी, अ राइट टू इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, अ राइट टू प्राइवेसी ऑफ चॉइस, राइट। तो अपन ये देखते हैं कि अगर अपन इसको इंट्रोड्यूस करना चाहें तो अपन कैसे कर सकते हैं। अपन इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी क्या हो सकती है। राइट टू प्राइवेसी क्या होती है? सबसे पहले आप ये बता सकते हैं अगर आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी होती है कि कहीं भी आप रिस्ट्रेन डालते हैं गवर्नमेंट पे, राइट, या प्राइवेट एक्शंस पे जो कि आपके प्राइवेसी को थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं। तो राइट टू प्राइवेसी एक बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, ये आप इजीली अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी आपके आर्टिकल 21 के अंदर आता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आपको इससे वापस पूछा जाए तो आप इजीली आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। राइट टू प्राइवेसी कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से न्यूज में आया था? केस पुट्टास्वामी केस के बाद राइट टू प्राइवेसी काफी न्यूज में रहा। तो आपको केस भी ध्यान हो गया, आपको आर्टिकल भी ध्यान हो गया, आपको डेफिनेशन भी ध्यान हो गई, राइट। तो आप ये सारी चीजें यूज कर पाएंगे अपने आंसर में, ठीक है। तो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ बिल निकाला है क्या, मतलब कोई लॉ है क्या? तो अपन ने ये देखा है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था पहले, लेकिन उसको वापस हटा दिया गया क्योंकि उसमें काफी लूपहोल्स थे। तो गवर्नमेंट अब वापस आने वाले सेशंस में राइट टू प्राइवेसी रिलेटेड या डाटा से रिलेटेड बिल लेके आने वाली है, ठीक है। तो अपन कुछ नेगेटिव्स देख लेते हैं। अपन ने कुछ नेगेटिव्स मैंने आपको बताया कि हाँ काफी परेशान करने के लिए लोगों को यूज किया जा सकता है, राइट। तो कुछ कंसर्न्स या चैलेंजेस होंगे गवर्नमेंट के पास जो अभी तक वो इतना डाटा प्रोटेक्शन बिल को नहीं निकाल पाए हैं, या प्राइवेसी रिलेटेड लॉस नहीं है अभी अपने तो यहाँ पे प्रॉपर। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि क्या बोलते हैं, जो प्राइवेसी है वो डिफाइन नहीं करी गई अपने यहाँ पे, तो राइट। अगर अपन प्राइवेसी को डिफाइन ही नहीं करेंगे तो अपन कैसे चीजों को हैंडल आउट कर पाएंगे, राइट। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या कर रही है, आपके डाटा को बाहर लेके जा रही है। जब वो डाटा को बाहर लेके जाती है तो इजिली वो अपने डाटा को मिसयूज कर पाती है, राइट, क्योंकि वहां पे उनको लोग लॉ प्रिवेंट करने वाला नहीं होता इंडिया की तरफ से, ठीक है। जैसे इंडिया के इंस्टीट्यूशंस है लाइक जॉइंट फैमिली, टेम्पल, फेस्टिवल्स, मैरिज सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, ये सब encourage नहीं करते प्राइवेसी को। ये भी एक चैलेंज है, ठीक है। काफी सारे जने बोलते हैं कि आप खुले में रहिए, ठीक है, क्योंकि जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ये था कि सब मिलके रहेंगे, मतलब ऐसे कोई प्राइवेसी बिल्कुल प्राइवेट नहीं रहेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कुछ रूल्स हो सकता है क्या? गवर्नमेंट के यहाँ कुछ रूल्स होते हैं कि गवर्नमेंट डाटा सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए या अकाउंटेबल कर पाए जो कि डाटा प्रोसेस कर पा रहे हैं, राइट। उसके बाद ये क्या करे, सिटीजन्स की राइट्स को अपहोल्ड करने की कोशिश करे, एजुकेशन दे पब्लिक को उनके चॉइसेस के बारे में, ठीक है। लोगों को इवॉल्व करे टेक्नोलॉजी के साथ जैसे कि इंटरनेट वर्क करता है, ठीक है। अपन ये देखते हैं कि आधार अपना इतना इजीली अपन जब भी कोई चीज कराने जाते हैं तो अपन आधार का यूज कर लेते हैं, लेकिन आधार में अपना कितना डाटा है अपन सबको वो फ्रीली दे देते हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए कि आके आपके पास कितना आधार का यूज किया जा रहा है और कैसे यूज किया जा रहा है, राइट। सो अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना रहा तो आप कैसे लिखेंगे वे फॉरवर्ड, ठीक है। तो आप सर्विलेंस के अगेंस्ट, एक्स्ट्रा सर्विलेंस के अगेंस्ट आप सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, राइट। सर्विलेंस होना जरूरी है लेकिन एक्स्ट्रा विजिलेंस सर्विलेंस होना हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन देनी पड़ेगी इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, कोई जुडिशियल बैकिंग नहीं है अभी तक, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी को जुडिशियल बैकिंग दीजिए, कोई लॉ बनाइए, राइट। उसके बाद जाके आप
पीपल को एजुकेट कीजिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे कि ये सारे के सारे चैलेंजेस होते हैं, वही आपके वे फॉरवर्ड बन जाएंगे, राइट। तो ये थे कुछ अपने आज के ट्यूटोरियल्स। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलेंगे अपन कल और ट्यूटोरियल्स के साथ।